Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you are all doing well in your preparations for the lecturer exams. As you all know कि हम आज से अपनी FPSC की एजुकेशन पोर्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत हाईली डिमांडिंग सीरीज थी बिकॉज एजुकेशन के ऊपर जो एजुकेशन का सिलेबस था एफपीएससी का उसके ऊपर कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं था इन गुड अमाउंट। ज़्यादातर प्रैक्टिस एमसीक्यूज अवेलेबल थे बट थ्योरी बेस्ड मटेरियल जो था उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो फिर हम लोगों ने ये जो मटेरियल है फॉर द एजुकेशन सीरीज इसको जनरेट किया है। बेसिकली जो एजुकेशन का सिलेबस है एफपीएससी के लेक्चर एग्जाम्स के लिए पार्टिकुलरली उसमें 4 डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। एक टीचिंग मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज का, सेकंड हमारे पास टेस्टिंग से रिलेटेड है, थर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और फोर्थ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इसका जो टॉपिक नंबर 1 है और 4 इन दोनों को मैंने मर्ज किया है और इनको टुगेदर में एक चैप्टर के तौर पे लेके चलूंगी। और जो टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा और क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन चैप्टर नंबर 3 होगा। अब जो चैप्टर नंबर 1 है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज, इसको फर्दर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो इंट्रोडक्टरी चीज़ों पे करेंगे। मतलब हम टीचिंग मेथड्स को आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम आज जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सोनोमीज को पढ़ेंगे जिसमें हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी जो डिफरेंट टेक्सोनोमीज हैं जो मतलब ज़्यादा हमारे लिए उसकी हैं मोर इम्पोर्टेंस की टेक्सोनोमीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्रैचहोल की आ जाएगी अफेक्टिव डोमेन की और साथ में साइकोमोटर डोमेन की टेक्सोनोमीज। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ को लेके प्लान है। तो आज हम अपना आज का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो ज़्यादा फोकस है वो इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर रखेंगे। जो ओवरऑल एजुकेशन का या पेडागोजी का जो इंट्रोडक्शन है और कुछ बेसिक थ्योरीज वगैरह है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि टीचिंग बेसिकली क्या है। अगर हम टीचिंग के बारे में एक नॉर्मल परसेप्शंस की बात करें या कॉमनली अडॉप्टेड जो हमारे पास थॉट्स आ जाती हैं कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है बिकॉज इसमें हमारे पास हम न्यू जनरेशन जो है उनको उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, एक तरह से उनकी शेपिंग करते हैं ताकि वो एक मतलब यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी के तौर पर एक्ट कर सकें। तो एक नोबल प्रोफेशन है। फिर हम इसको एक एक्टिविटी कह सकते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। जैसे यूजुअली हमारी क्लासेस में सारे इस तरह से ही होता है कि टीचर्स नॉलेज दे रहे होते हैं और स्टूडेंट्स उसके रिसीवर्स होते हैं। इसके अलावा हम टीचिंग को देख सकते हैं एज अ वे ऑफ डेवलपिंग द डिजायरेबल बिहेवियर अमंग द स्टूडेंट्स। कि हम लोग स्टूडेंट्स जैसे अब छोटे बच्चे हैं उनके मैनर्स उनमें डेवलप करना, उनके बिहेवियर्स को शेप करना इन द सोसाइटी एक्सेप्टेड मैनर्स। सोशली और कल्चरली जो डिजायरेबल या एक्सेप्टेड बिहेवियर्स हैं उनको डेवलप करना टीचर स्टूडेंट्स के अंदर। जी, और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं एक वे है टीचिंग जिसके थ्रू हम टीच करते हैं पीपल को डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स को हम डिसिप्लिन वगैरह टीच करते हैं, बिहेवियर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली नॉलेज इम्पार्ट करना और बिहेवियर्स को टीच करना, डिसिप्लिन को टीच करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है कॉमनली हम इसको उसमें लेके आते हैं टीचिंग के अंदर। तो अगर हम एक टीचिंग के प्रोसेस को एक ट्रायंगुलर की शेप में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इसके एक एपेक्स पे आ जाता है स्टूडेंट, एक एंड पे इसके आ जाता है हमारे पास टीचर और एक एंड पे आ जाता है कंटेंट या जो हम पढ़ रहे होते हैं मटेरियल, बुक्स, नोट्स, एनीथिंग, बिहेवियर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम टीच कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगुलर प्रोसेस आ जाता है जिसमें स्टूडेंट, टीचर और कंटेंट्स ये सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम एक डेफिनेशन यहाँ पे टीचिंग की डिस्कस कर लें, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज एन आइडिया यहाँ पे ये मैंने इंक्लूड की थी। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है लर्निंग के लिए और उनमें उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो उनको इनिशियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, मतलब अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एडिशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हम पहले उनको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देंगे, फिर हम उनको बताएंगे एडिशन क्या होती है, फिर हम उनको फिंगर्स के थ्रू या बॉल्स वगैरह या सर्कल्स काउंटिंग करने के थ्रू, मतलब हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और उस स्ट्रक्चर को जो है हमने रैंडमली नहीं डिजाइन करना बल्कि एक प्लान्ड आउटकम्स के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम होता है कि एट एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैरी आउट वन डिजिट एडिशन या टू डिजिट एडिशन। ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे लर्निंग स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं कि हम लेक्चर के थ्रू उसको उसको टीच करेंगे, डिस्कशन के थ्रू करेंगे या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जिनको हम आगे स्टडी करेंगे।
अब इसमें टीचर्स का रोल क्या आ जाता है कि टीचर्स एक तो सफिशिएंट अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं क्लासरूम में ताकि वो स्टूडेंट्स उसको प्रैक्टिस कर सकें और अप्लाई कर सकें। जस्ट आपने बोर्ड पे 2+2 करके दिखा दिया तो ये इनफ नहीं है। आपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की अपॉर्च्युनिटी देनी है और उसको अप्लाई करने की अपॉर्च्युनिटी देनी है कि अच्छा आप किसी अगर मार्केट पे जाते हो, तो वहाँ पे अगर आप इतने मैंगोज़ लेते हो और इतने एप्पल्स लेते हो, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएँगे? इस किस्म की एग्ज़ाम्पल्स आप उनको देंगे। और साथ में फीडबैक देना है और फीडबैक जस्ट ये नहीं होगा गुड, एक्सीलेंट, पुअर, ठीक है? ये बैड फीडबैक्स में आते हैं। हम लोगों ने उनको इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक देना है जिसमें एग्ज़ैक्टली उनकी जो पिन पॉइंट करनी है मिस्टेक्स को और जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको एप्रिशिएट भी करना है ताकि उनको आइडिया हो कि हमने किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। ये सारे हमारे पास रूल्स ऑफ टीचिंग आ जाते हैं जो टीचिंग का प्रोसेस है वो इन सारी चीज़ों को एनकम्पास करता है कि प्रोवाइडिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर और प्लान्ड आउटकम्स आपके पास होने चाहिए, आपने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है और फिर आपने उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। तो रोल ऑफ टीचर हमारे पास जो है सिर्फ़ हमने हमारे पास एक जनरल ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहती है कि टीचर है उसने आना है, कंटेंट पढ़ा के चले जाना है। लेकिन असल में जो एक ट्रू टीचर होता है या एक प्रोफेशनल टीचर होता है, वो एक तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं, तो आपको बायोलॉजी पे कमांड होनी चाहिए। अगर आप मैथ के टीचर हैं, तो आपको मैथ पे कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। बट उसके साथ-साथ उसको पेडागॉजिकल एक्सपर्ट भी होना चाहिए। अगर टीचर को मैथ्स की सारी बातें पता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैथ्स को टीच करने के लिए और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को मैथ्स टीच करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। वो आता है, लेक्चर दे के चला जाता है, जिस तरह से सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है। बट उसकी क्लास में जो बच्चे हैं, वो 3 क्लास के हैं या 4 क्लास के हैं, तो उनको कुछ भी नहीं समझ आएगा। हम मोस्टली ये बात सुनते हैं बच्चों से कि हमारे टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। अक्सर ये कंप्लेंट आती है। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग स्पेशली हायर लेवल्स पे सब्जेक्ट मैटर को प्रोफिशिएंसी के बेस पे तो टीचर्स को हायर करते हैं, लेकिन पेडागॉजिकली वो एक्सपर्ट है या नहीं है, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। जैसे अगर आप लेक्चरर एग्ज़ाम्स को भी देखें पीपीएससी के, एफपीएससी के, तो यहाँ पे पेडागॉजी एक मस्ट पार्ट नहीं है। स्कूल लेवल तक है, बट हायर लेवल पे नहीं है। बट आई थिंक सो कि पेडागॉजी को हर लेवल पे इंक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी, आप उस तरह से अपना परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, बेशक आपके पास बुकिश नॉलेज जितना भी है। तो टीचिंग भी एक आर्ट है, एक साइंस है और आपको उसकी जो पेडागॉजिकल नॉलेज है, वो ज़रूर होना चाहिए। फिर साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत कुछ आता है, आपको पेडागॉजी का भी पता है, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता। आपकी जो आपने अपनी टोन को चेंज करना है, मतलब किस टाइम पे आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कैसे टोन यूज़ करनी है, किस टाइम पे आपने थोड़ा-सा उनको एक सीरियस एक्सप्रेशंस देने हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा आप बस आके एक बिल्कुल इमोशनलेस एक जिस तरह कहते हैं ना कि कोल्ड वॉइस में, कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ आप बस सारा कुछ बोल के चले जा रहे हैं, तो उससे वो रेपो बिल्डिंग नहीं होती, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर होने की ज़रूरत है। आपके पास सिलेबस है, आपको पता है आपने पढ़ाना है, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि आपके स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड स्किल लेवल कितना है और उनके अंदर कितनी अब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी है और आप जो इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या वो उनको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये सारी चीज़ें भी टीचर के रोल में इम्पोर्टेंट है। फिर साथ-साथ उसको सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअल असेसर होने की भी ज़रूरत है कि अब एक तो असेसमेंट का हम लोग मेथड लेते हैं, मतलब मीनिंग यही आता है कि आप क्लास टेस्ट ले लो एक चैप्टर के बाद या आप मिड टर्म ले लो, फाइनल टर्म एग्ज़ाम ले लो, बच्चों को मार्क्स दे दो और ये हमारे पास असेसमेंट होगी। ये असेसमेंट स्टूडेंट्स की हो रही है, लेकिन साथ-साथ एक असेसमेंट होती है जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसको हम टेस्टिंग के चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। मतलब हम कंटीन्यूअस बेसिस पे, मतलब सिर्फ़ एक रिटन टेस्ट नहीं, हम ओरल टेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं या एनीथिंग, हम कुछ भी ऐसा जिससे हमें आइडिया हो कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट सीख भी रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं सीख रहे, तो ऐसी कौन-सी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हम अपनी टीचिंग में कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको फ्रूटफुली परफ़ॉर्म कर सकें। तो वो एक सिस्टमैटिक और कंटीन्यूअस उसकी असेसमेंट जारी होती है। वो जिस टाइम क्लास में होता है, वो तब भी सोच रहा होता है कि अच्छा मैं ये प्लान करके आया था, ये चीज़ ठीक गई है, ये चीज़ ठीक नहीं गई, तो मैं अगली बार इसको चेंज करके आऊँगा। तो एक जो टीचर है, वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, पेडागॉजिकल एक्सपर्ट होता है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होती है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और वो कंटीन्यूअस और सिस्टमैटिक असेसमेंट में इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे जो ये असेसमेंट है, इसमें रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में थोड़ा-सा देखेंगे भी, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो एक टीचर की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसमें नॉलेज सिर्फ़ एक कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट एक्सपीरियंस है। आप जैसे-जैसे किसी चीज़ में एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपको ज़्यादा उसके ऊपर कमांड आती जाती है। आपको जितना ज़्यादा आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट स्किल लेवल के स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आता है कि अच्छा ऐसे बच्चों के साथ मैंने ऐसे डील करना था, इन बच्चों को पढ़ाते हुए ये मसला आया था, तो इस तरह के बच्चों को मैं अब ऐसे डील कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आ जाती है और साथ में रिफ्लेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बात की कि आपने कंटिन्यूअली लुक बैक करना है कि जो मैं सोच के आई थी अपनी क्लास में, वो किस तरीके से क्या चीज़ें उनमें ठीक गई हैं, व्हाट वर्क वेल एंड व्हाट डिड नॉट वर्क वेल एंड व्हाई इट डिड नॉट वर्क वेल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन में आ जाती हैं और जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो एक टीचर की ग्रोथ होती है। सो इफेक्टिव टीचिंग में हमारे पास एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाती है कि बिहेवियर्स वगैरह को आपने कैसे मैनेज करना है। फिर आपने अपनी क्लास को एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करना है। आपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। आप आएँ क्लास में 1-2 क्वेश्चंस ड्रॉप करें। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स एंगेज होंगे, मतलब वो जो अपनी बातें कर रहे थे उनको छोड़ के वो ये सोचेंगे कि अच्छा ये टीचर ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है, तो इसके बारे में मुझे क्या प्रायर नॉलेज है, और उसमें एंगेजमेंट उनकी लेवल आएगा। फिर आपने जब एंड होना है लेसन का, तो ये नहीं है बस आप अपना पूरा टॉपिक पढ़ाएँ और आप चले जाएँ। आपने उसको एक समरी देनी है कि हमने आज के इसमें ये पढ़ा है, ये चीज़ें हमने लर्न की हैं, और साथ में उनको होमवर्क असाइनमेंट या असेसमेंट्स वगैरह दें, और साथ में जो कॉमन एरर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनको डायग्नोज़ करें और फिर उनके ऊपर हम मेजर्स वगैरह लेके उनको करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एसेंशियल स्किल्स हमारे पास जैसे हमने पहले भी देखी थी, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, फिर जेन्युइन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टीचिंग का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप आज को 1 मंथ आप क्लासेस डिलीवर करो और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिल जाए। आपके पास जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए चिल्ड्रन में, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हर एक स्टूडेंट जो क्लास में है, उसका ये राइट है कि आप उसको एक इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दो और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो और उसके साथ एम्पैथाइज़ करो, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी में हमारे पास यही आ जाता है कि हम यूजुअली कहते हैं कि क्लास में ये बच्चे जी लाइक हैं, इन ये बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये बैक बेंचर्स हैं, इन्होंने बातें करनी है, ये टाइम ज़ाया करने आते हैं। बेसिकली हर एक स्टूडेंट जो होता है उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ सुन के अच्छा सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कुछ देख के मॉडल्स वगैरह के थ्रू सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। तो आपने इंडिविजुअलिटी को इग्नोर नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करना है। साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं चिल्ड्रन की इंडिविजुअल नीड्स, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स की एक तो डिफरेंट नीड्स होती हैं, फिर स्पेशल नीड्स के बच्चे आ जाते हैं, जैसे किसी की विजुअल डिफ़िकल्टी है या कुछ लेफ्ट हैंडेड है, या इंडिविजुअल नीड्स भी वेरी करती हैं। और साथ में अगर आप टीचर हैं तो आपको क्रिएटिविटी आपके अंदर होना ज़रूरी है, इमेजिनेटिव, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस। अगर बच्चे को नहीं आ रहा, टीचर्स कह तो देते हैं आप मेरे से 10 बार पूछें, लेकिन जब बच्चा तीसरी बार पूछता है तो टीचर का टेंपर लेवल वहाँ पे डाउन हो जाता है। तो पेशेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। अगर आप बहुत लेज़ी लेथार्जिक मैनर में क्लास में जाएँगे तो बच्चे भी उससे डिमोटिवेट होंगे। ऑर्गेनाइज़्ड होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि क्लास में सारा कुछ हैप्पैज़र्डली हो रहा हो और वहाँ टीचर के भी हाथ-मुँह फूले हुए हों अगर चीज़ें नहीं सही से जा रही। तो ऑर्गेनाइज़्ड होना और रिसोर्सफुल होना, कि अगर आपके लेक्चर के अंदर आपको स्लाइड्स चाहिए या मॉडल्स चाहिए या चार्ट्स चाहिए, तो आप अपनी सारी रिसोर्सेज़ को अपने साथ लेके गए हुए हों। तो इसके अलावा आपने रेपो बिल्डिंग करनी है चिल्ड्रन के साथ। आप चिल्ड्रन के इंट्रोडक्शन में, अगर किसी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको अपने ऑफ़िस में या अपने पास उसकी ब्रेक टाइम में बुलाएँ, उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके से मतलब आप इंडिविजुअली चिल्ड्रन के साथ एक सोशल रिलेशन बिल्ड करें, क्योंकि ये कोई कोल्ड सरफेस लेवल फिनोमेना नहीं है। एक सोशल इंटरैक्शन है और वो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतनी ही अच्छी टीचिंग की क्वालिटी जाएगी। फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और टीम वर्क स्किल्स बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर अपनी क्लास का लीडर होता है। और अगर लीडर के पास विज़न होगा, लीडर एनर्जेटिक होगा, तो उसकी जो टीम है वो भी उतनी ही एनर्जेटिक और उतनी ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होगी। फिर क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, अक्सर बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो अब आपने उसको पॉज़िटिवली कैसे रिज़ॉल्व करना है। ये नहीं कि आप बस बच्चों को डाँट दें, बस आप लोग लड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं। आपने उसको पॉज़िटिवली और फ्रूटफुली कैसे रिज़ॉल्व करना है कि बच्चों को खुद उनको ये चीज़ आपने सिखानी है कि उन डेली लाइफ़ में जब उनके पास कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं तो उन्होंने उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इन द एसेंशियल स्किल्स ऑफ द टीचर। ओके, यहाँ पे अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल से पहले हम जस्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या होती है। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था कि एजुकेशन जो है ये लैटिन वर्ड से निकली है, बेसिकली एडुकेयर या एडुकेट। ठीक है, एक सीए आ रही है और एक सीई आ रही है। दोनों के मीनिंग में स्लाइड सा डिफरेंस है। इसका मीनिंग है कि ब्रिंगिंग अप करना या रियर करना, ठीक है? रिलेटेड टू माइंड, और
एडुकेट जो है CERE वाला, इट मीन्स ब्रिंगिंग आउट, लीडिंग फोर्थ एंड रेफर्स टू द बॉडीली लेवल। तो बेसिकली मेंटल और बॉडीली लेवल दोनों के साथ ही इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो लिंक कर रही है। एग्जैक्ट इनके लेटिन प्रोनाउंसिएशन का मुझे आइडिया नहीं है, वैसे इनके बस स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाते हैं तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए कि लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है और ये इसके जो है मीनिंग्स है। एक RS पीटर्स की डेफिनेशन है, वो 3 एसेंशियल फीचर्स बताते हैं एजुकेशन के लिए। एक तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज आ जाता है, फिर वो ट्रांसमिशन वर्थ फाइल पे होनी चाहिए, उससे कोई इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, और वो मोरली इंपॉर्टेंट मैनर में होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ भी लाई करे। अब अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और आप रोज़ आके उनको लेक्चर दे के चले जाते हैं, तो वो 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ सोएँगे। तो आपने जो अपनी टीचिंग है उसको अप्रोप्रिएटली ट्यून करना है ऐसे मैनर में जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा लाई करे। और पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारे पास, अब हम कहते हैं कि एजुकेशन ठीक है हम कर रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या है, गोल क्या है? तो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है ये वेरी मच अफेक्टेड होता है बाय द कल्चर, बाय द सोसाइटी एंड बाय द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स। उस टाइम पे उस पार्टिकुलर एरा में जो उस सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं वो उसकी एजुकेशन के पर्पस को भी अफेक्ट करती हैं। प्लेटो की जो डेफिनेशन है वो है कि एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड्स इन साउंड बॉडीज। और जॉन डेवी जो है ये एजुकेशन को कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस है, मतलब ये कि आप कुछ ऐसा काम जो आप करके सीखते हो, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप गाड़ी को चलाते हो तो आप सीखते हो। तो एजुकेशन जो है वो एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। तो ये यहाँ पे जॉन डेवी का पर्सपेक्टिव आ जाता है। वैसे मैंने इतनी ज्यादा FPSC के एग्जाम में कभी डेफिनेशन देखी नहीं है जो सर फिलोसफर वगैरह से रिलेटेड हो, बट ये जो B.Ed की बुक्स थी कुछ MCQs वाली उनमें ये थी, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है कि एक दफा आपकी नजर से ये भी गुजर जाए। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल एजुकेशन, दो तरह की हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब फॉर्मल तो हम लोगों को सबको पता है, हम सारे इसमें से 16 ईयर एजुकेशन में से तो ऑलमोस्ट सभी गुजरे हुए हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मल है, एक स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, एक पता होता है ये सिलेबस है, ये टीचिंग हम लोगों ने करनी है, लर्निंग करनी है, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है और उसके एंड पे फिर असेसमेंट हो जाती है। तो ये सारा जो सिस्टम है एक स्पेसिफिक सेटिंग के अंदर होती है, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो प्रॉपर स्कूल्स में नहीं होती। अब जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं सारा कुछ हम स्कूल्स में ही सीखें या यूनिवर्सिटीज में ही सीखें। हम बहुत से मैनर्स, बहुत से सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो इनफॉर्मली सीखते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी सोसाइटी में ग्रो करते हैं, और समटाइम्स हमें उसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। इसके अलावा हम जैसे अपने बुजुर्गों से, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से, पेरेंट्स से कुछ सोशल मोरल वैल्यूज मतलब ऑब्जर्व करके या उनकी बातों से सीखते हैं। तो ये सारी जो एजुकेशन है जो एक स्पेसिफिक सेटिंग के अंदर, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि रैंडमली हो रही होती है, और समटाइम हमें इसका एहसास भी नहीं होता। बट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन द एजुकेशन, तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ये इनफॉर्मल सेटिंग्स में होती है, और इसमें एग्जांपल जो सबसे ज्यादा प्रोफाउंड आ जाती है वो आ जाती है एजुकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो प्रॉफिट्स थे दे वर द टीचर्स, दे एजुकेटेड देयर होल पॉपुलेशन, देयर पीपल, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं बनाए थे। एक इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर डिस्कशंस होती थी, टीचिंग वगैरह वो अपने लोगों की करते थे, उनकी तरबियत करते थे। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिसशिप मॉडल। अप्रेंटिसशिप मॉडल क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई काम सीखना, कोई स्किल सीखना। अब अगर किसी बंदे ने जो है वो मोटर इसका वर्कशॉप का काम सीखना है, तो अब वो किसी स्कूल में बैठ के नहीं सीख सकता। वो एक जो वर्कशॉप का कोई उस्ताद होगा उसके साथ 1-2 महीने लगाएगा, उसको काम आ जाएगा, पता चल जाएगा काम कैसे करना है। अब अगर लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां कुकिंग सीखती हैं, तो अब ये नहीं है कि वो कुकिंग की एक बुक लेके बैठ जाएंगी और उसको वो पूरा मेमोराइज कर लेंगी तो उनको कुकिंग आ जाएगी। वो कुछ टाइम अपनी मदर्स के साथ या जो भी उनके घर में कुकिंग कर रही हैं उनके साथ स्पेंड करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा ऐसे कुकिंग का काम होता है, और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को लर्न कर जाते हैं। तो स्किल लर्निंग में ये जो पूरी चीज है हम लोग इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, बट हमें इसकी टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। ये जो पूरा चीज इस तरीके से हो रही होती है थ्रू एक्सपीरियंस, ये अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर आ जाता है कि एक पर्सन जिसको स्किल सीखनी है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करता है एक स्किलफुल पर्सन के साथ, ठीक है। और इस तरह से जिसको नई स्किल आती है, जैसे अगर हमें कुकिंग नहीं आती, तो जब हम अपनी मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे किचन में, तो हम भी वो लर्न कर लेंगे स्किल्स को। तो ये अप्रेंटिसशिप मॉडल आ जाता है। ये वाइगोस्की के वर्क के ऊपर बेस्ड है जो अप्रेंटिसशिप मॉडल है। वाइगोस्की और पियाजे का थोड़ा सा हम आगे अगली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। वर्कशॉप्स होती हैं B.Ed की अक्सर जगहों पे, इसके अलावा स्किल लर्निंग सेंटर्स वगैरह आते हैं, जैसे जिनमें सिलाई सिखाई जाती है या इस तरह स्किल्स सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉमन स्कूल ऑफ थॉट्स इन द डोमेन ऑफ लर्निंग थ्योरीज।
अब लर्निंग कैसे होती है? हम कह देते हैं कि हमें बस ये नॉलेज आ गया। हम बेसिकली किस चीज़ को कहेंगे कि ये बच्चा या ये एडल्ट सीख गया है या इसने कुछ लर्न कर लिया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, और इसके अंदर जो कॉमन डोमेन्स हैं या कॉमन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ब्रॉडर हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो 3 हैं। थ्योरीज़ इसके अंदर काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे रिसर्चर्स का काम है। तो एक हमारे पास बिहेवियरिज़्म आ जाता है, एक कॉग्निटिविज़्म और एक कंस्ट्रक्टिविज़्म। बिहेवियरिज्म एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि ये समथिंग रिलेटेड टू बिहेवियर शेपिंग होगा। जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था कि लर्निंग क्या होती है, कि हम किसी बिहेवियर को लर्न करते हैं। कॉग्निटिविज्म कॉग्निशन से रिलेटेड है, यानी ये समथिंग रिलेटेड टू माइंड होगा। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी पुअर आ रही है, इसको बस देख लीजिएगा थोड़ा सा। और कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स कि समथिंग इज कंस्ट्रक्टिंग, कि हमारे पास कोई एक बेस होगी और हम उसकी बेसिस के ऊपर आगे फर्दर एक पूरी जो बिल्डिंग ऑफ नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया इसका, इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। बिहेवियरिज्म जो है, इसमें क्या आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि लर्निंग इज बाय द चेंज इन द बिहेवियर। अब इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको इसकी एक विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, एक तो बिहेवियरिज्म में हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, चले उसकी टर्मिनोलॉजी को छोड़ते हैं। एक हमारे पास साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट काम कर रहा था, कुछ उसकी साइकोलॉजी और इन चीजों पे उसकी रिसर्च थी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे जब डॉग्स हैं, जैसे ही वो फूड देखते हैं, उनको मील उनका प्रेजेंट किया जाता है, तो उनका सलाइवा सेक्रीशन का प्रोसेस होता है। जैसे मैमल्स में यूजुअली ये चीज होती है कि सलाइवा सेक्रीट होता है जैसे ही आप फूड देखते हैं। तो उसने ये देखा कि जैसे डॉग्स को फूड दिया तो उनसे सलाइवा सेक्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं एफ लिख देती हूँ फॉर फूड। अब उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट टाइम उसने बेल रिंग की, ठीक है, बेल रिंग की। तो अब कोई सलाइवा ऑफ कोर्स नहीं सेक्रेट हुआ क्योंकि फूड नहीं था। अब नेक्स्ट उसने ये किया कि बेल और फूड दोनों इकट्ठे दिए, मतलब उसने खाना दिया उसको और साथ ही उसने बेल बजा दी, घंटी बजा दी उसने। तो यहाँ पे उसका सलाइवा डॉग का सेक्रेट होना स्टार्ट हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स फूड था। अब कुछ टाइम वो ये वाला काम करता रहा करता रहा करता रहा अनटिल डॉग को इसकी आदत हो गई। अब उसने उसके बाद क्या किया कि उसने सिर्फ बेल को रिंग किया, फूड ना दिया उसको, ठीक है, फूड नहीं दिया, जस्ट बेल रिंग किया। पहले बेल रिंग करने पे कुछ भी नहीं हो रहा था, बट अब चूंकि वो कुछ अर्सा उसने ये वाली चीज से उसको कंडीशन किया है, तो अब जब उसने बेल रिंग की तो अब बेल रिंगिंग में भी उसका सलाइवा जो था वो सेक्रेट होना स्टार्ट हो गया। इसकी डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली ये चीज है कि एक बिहेवियर है सलाइवा सेक्रीशन का और वो एसोसिएटेड है विद फूड। लेकिन उसने उसके अंदर ये लर्निंग करवाई है कि जब बेल रिंग होगी तब भी तुमने सलाइवा सेक्रेट करना है। तो उसने उसके लिए इन दोनों को कुछ अर्सा पेयर्ड रखा और फिर उसने ये लर्न कर लिया डॉग ने कि जब बेल रिंग होगी तब भी हमें जो है सलाइवा सेक्रेट करना है, मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह वो सेक्रेट होंगे। तो अब इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड वो सलाइवा सेक्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब बिहेवियर की शेपिंग की गई है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। मतलब लर्निंग जो थी वो क्या थी कि उसने ये बिहेवियर लर्न कर लिया। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसने कैट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कैट को उन्होंने रखा एक पिंजरे में या एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। और उस बॉक्स में इस तरह का अरेंजमेंट था कि अगर वो कुछ उसको लेवर्स वगैरह कुछ इस तरह से बटन और समथिंग्स दिए हुए थे, और उसने रैंडमली कुछ चीजों को प्रेस किया, कुछ को वो प्रेस करती थी तो उसको शॉक लगता था, कुछ को प्रेस करती थी तो उसको फूड मिल जाता था और कुछ उसको एस्केप मिल जाता था। अब पहले तो वो ट्रायल एंड एरर पे मल्टीपल लेवर्स को प्रेस करती रही जब कैट उस बॉक्स के अंदर थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ये लर्न कर लिया कि ये वाला लेवर मैं प्रेस करूंगी तो मुझे फूड मिलेगा, ये वाले से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, इस वाले से मुझे एस्केप मिलेगा। तो अब जो है उसने जब लर्न कर लिया तो कुछ टाइम बाद अब उसने जो शॉक वाला था उसको तो बिल्कुल प्रेस नहीं किया। उसने फूड वाले को फौरन से विदाउट एनी ट्रायल और एरर बाकी लेवर्स को उसने छोड़ के फूड वाला या एस्केप वाला जो था लेवर उसने डायरेक्टली प्रेस कर लिया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने लर्न कर लिया कि ये वाले जो लेवर्स हैं ये मेरे लिए बेनिफिशियल हैं और ये मेरे लिए हार्मफुल हैं। तो अगेन यहाँ पे बिहेवियर को शेप किया गया है। तो ये वाली जो सारी स्ट्रेटेजीज हैं ये बिहेवियरिज्म के अंडर आ जाती है कि लर्निंग हम लोगों ने क्या करनी है, कि लर्निंग हो गई है या लर्निंग नहीं हुई, वो हमारे पास चेंज इन बिहेवियर के थ्रू आएगी। जिस टाइम पे डॉग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी उनकी लर्निंग नहीं हुई ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ बेल। लेकिन जब उन्होंने बेल के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, मतलब अब उन्होंने ये चीज लर्न कर ली है। और इसमें जो लर्निंग है यानी बिहेवियर चेंज है, उसको हम इन्वायरमेंट के थ्रू शेप करते हैं। यहाँ पे भी हमने उसको इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दिए, यहाँ पे भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दिए। तो हम न्यू बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। ये जो हम लोगों ने सारी चीज पढ़ी है ना, कि हम एक जैसे यहाँ पे बेल के साथ इसने एसोसिएट कर लिया था, हमने ये वाला जो प्रोसेस किया था ना, इसको हम साइंटिफिक टर्म में कंडीशनिंग कहते हैं। अब कंडीशनिंग दो तरह से हो सकती है, एक क्लासिकल और एक ऑपरेंट। अगर इस वाले में मैं बात करूं तो पहले उसको वो स्टिमुलस दे रहा था, स्टिमुलस को मैं सिर्फ ऐसे ही कह देती हूँ, पहले स्टिमुलस दे रहा था
और फिर उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। स्टिमुलस हमारे पास यहाँ पे कौन सा था, बेल थी, और बेल पे सलाइवा सेक्रेट हो रहा था। तो ये जो चीज थी ना, इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि स्टिमुलस की वजह से हम उसका बिहेवियर शेप कर रहे हैं। अब जो ये कैट वाला था ना, कैट वाले में उसको रिवॉर्ड मिला, मतलब फूड मिला, और उससे उसका बिहेवियर शेप हो गया। फर्दर उसने फ्यूचर में लर्न कर लिया कि मैंने ऐसे करना है। तो फूड ने उसकी बिहेवियर शेपिंग की। अब जो फूड था वो स्टिमुलस नहीं था, बल्कि फूड उसके जो बिहेवियर था उसका रिस्पॉन्स था। तो बेसिकली रिस्पॉन्स के रिजल्ट में उसकी बिहेवियर शेपिंग हुई है। जो उसने रिस्पॉन्ड किया, मतलब जो उसने लेवर दबाया, उस रिस्पॉन्स के रिजल्ट में या तो उसको रिवॉर्ड मिला है इन द फॉर्म ऑफ फूड, या उसको पनिशमेंट मिली है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स या एनीथिंग। ठीक है, पनिशमेंट, ठीक हो गया। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं जिसमें हम रिस्पॉन्स की उसके रिजल्ट में या रिवॉर्ड या पनिशमेंट देके बिहेवियर शेपिंग करते हैं, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। और जिसमें हम स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग करवाते हैं, ये हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये जस्ट टर्मिनोलॉजी का नाउ हाउ होना चाहिए। इन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स वगैरह मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की क्योंकि ये चीज लेंथी हो जाएगी। जस्ट मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा नाउ हाउ हो जाए कि ये सारी चीज किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल यहाँ पे इंक्लूड की है। अच्छा, अब रोल ऑफ टीचर क्या आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट में। क्लासिकल में जैसे मैंने बताया कि बेल बजेगी तो उसको सलाइवा सेक्रेट करना है, हमने स्टिमुलस के साथ कंडीशन करना है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई पे ज्यादा रिलाई करता है कि हमने कैसा स्टिमुलाई देना है, कैसी क्लास में चीजें देनी है जिससे लर्निंग होगी। और ऑपरेंट में हम क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करेंगे। अगर बच्चा ये चैप्टर याद करके आएगा तो उसको गुड मिलेगा या उसको कैंडी मिलेगी, तो हम उसको रिस्पॉन्स देंगे उसके बिहेवियर का। ये ऑपरेंट में आ जाता है। तो इसमें लर्निंग जो है ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स के थ्रू होती है। मतलब जब कुछ अर्सा वो उसको सुनता रहता है डॉग बेल को, तो वो इनवॉलंटरीली उसका जो बॉडी का सिस्टम है वो उसके साथ इस तरह से अलाइन हो जाता है कि मैंने अब सलाइवा ही सेक्रेट करना है। कुछ वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो इनवॉलंटरी हो रहा है। लेकिन इसमें जो है ऑपरेंट में ये वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। कैट सीखती है और वो खुद अपनी उसके थ्रू, अपने वॉलंटरी एक्शन के थ्रू उन स्पेसिफिक लेवर्स को प्रेस करती है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स आ जाता है, फौरन फौरन। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होता है। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग फौरन फौरन नहीं होती। अगर हम लोगों ने ए ग्रेड लेना है, ए ग्रेड हमारा एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, तो हमें उसके लिए पूरा सेमेस्टर या पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल स्टडी हार्ड टू गेट ए इंस्टेड ऑफ एफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस है, फौरन फौरन इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। तो ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू था इसका। फिर हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म में हम क्या करते हैं कि लर्निंग माइंड में कैसे हो रही होती है। हमें एक इन्फॉर्मेशन आई है, ज्यादा हमारे जो नॉलेज रिसीविंग के साथ क्लासेस वगैरह भी चीजें हैं ना, ये ज्यादा इसके साथ लिंक्ड है। इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव होती है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई बाहर से, टीचर ने आके बता दिया क्लास में, हमने कोई बुक पढ़ ली। अब रिसीव होने के बाद इन्फॉर्मेशन जो है ना, एक बर्डन सा क्रिएट करती है। हम उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर बच्चों को हम लोगों ने पहले से बताया हुआ था पिछले ग्रेड में कि वन डिजिट एडिशन कैसे होती है, अब हम लोगों ने उनको टू डिजिट एडिशन या कैरी वगैरह लेना सिखाया है। तो अब पहले इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, फिर उसने सोचा अच्छा हमने पहले ऐसे किया था, अब ये ऐसे हो रहा है, मतलब पहले वाले नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ भी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में वो ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब जब उसने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको एक मेक सेंस हो जाएगी कि अच्छा ठीक है ये चीज ऐसे वर्क करती है। तो अब इसको ये फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेगा। ठीक है, चाहे वो टू डिजिट एडिशन की प्रैक्टिस करते हुए स्टोर्ड मटेरियल को यूज करेगा, या फिर जब वो थ्री डिजिट एडिशन पे जाएगा तो अगेन वो उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर लेगा कि थ्री डिजिट एडिशन इस तरह से होती है। अब स्टोर तो हमने इन्फॉर्मेशन कर लिया, बट वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की तब है कि जब भी उसका यूज की जरूरत आए तो हमारा माइंड ये एबल होना चाहिए कि वो उसको रिट्रीव कर सके। अगर मुझे कहीं भी रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर या एग्जाम के अंदर मुझे टू डिजिट एडिशन करनी है, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि ये जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने रिट्रीव करना है और फिर मैंने इसको यूज करना है। तो हमारी ज्यादातर जो एजुकेशन है ये कॉग्निटिविज्म की थ्योरी के अराउंड ही बेस्ड है, कि हम इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उसको रिट्रीव करते हैं। इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लर्निंग को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह में भी ऐसे ही होता है कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिट्रीव करते हैं, हम रीजन आउट करते हैं चीजों को, न्यू चीजों को उसके अंदर लिंक करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी इस तरह से होता है। तो अब कॉग्निटिविज्म में जो गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो टीचर का रोल है, उसका क्या है कि हमने नॉलेज को ऐसे ट्रांसफर करना है कि वो मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में ट्रांसफर हो रहा, कि जो नॉलेज रिसीविंग और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरिंग का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। अगर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही लेक्चर में पढ़ा दी जाएगी तो बच्चे उनको रिसीव तो कर लेंगे लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही वो आधी इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे, तो वो उनकी मेमोरी में स्टोर नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं है।
तो बेटर ये होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उनको चंक्स में डिवाइड करें, उनके फ्लो चार्ट्स बनाएँ, माइंड मैप्स बनाएँ और पहले उनकी प्रायर जो लर्निंग है उसके साथ लिंक करें कि अच्छा बच्चों हमने पहले क्लास में ये पढ़ा था, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये इस तरह से आपस में लिंक हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हम लिंक करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा उसकी स्टोरेज और फिर उसकी बाद में रिट्रीवल ईज़ी हो जाती है। बच्चों को अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती या वो पेपर में उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हम उसका लिंक नहीं क्रिएट करवाते और उसको उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज जो प्रोसेस है उसके अंदर उनको फैसिलिटेट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कॉग्निटिविज़्म के अंदर। कॉग्निटिविज़्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो पियाजे का काम है। ये 4 स्टेजेस आप याद बेशक ना करें, जस्ट एक दफ़ा आपकी नज़रों से गुज़रना ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि पियाजे की इस तरह 4 स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पियाजे का काम यही है कि हमारे पास जो लर्निंग होती है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर पार्टिकुलरली वो स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले हम एक चीज़ सीखते हैं एक स्पेसिफिक एज लेवल में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब अगर एक बच्चा होता है, ठीक है, छोटे बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ या 1 ईयर के, 2 ईयर के बेबीज़, वो लोग क्या करते हैं, य चीज़ों को पकड़ते हैं और मुँह में डाल देते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े पेरेंट्स वगैरह एनॉय भी होते हैं, बट उनकी लर्निंग जो है ना, उसका यही उनके पास रूट है कि वो या चीज़ों को सेंस करते हैं या सेंसरी के थ्रू या मोटर रिस्पॉन्सेज़ के थ्रू वो अपने कॉग्निशन बिल्ड कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को सेंस करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो उनके माइंड में प्रोसेस होती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, फिर उसके ऊपर वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं। अगर वो उनको पसंद आती है तो डिफरेंट तरह की, अगर नहीं पसंद आती तो डिफरेंट तरह के। तो ये बर्थ से 2 इयर्स तक जो है वो सेंसरी मोटर होता है और सारी की सारी रियलिटी जो है वो सेंसेशन और मोटर मूवमेंट्स की फॉर्म होती है। फिर जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं वो 2 टू 7 इयर्स में उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जिसमें वो कुछ लैंग्वेज को यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स को बाय सिंगल फीचर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बिग है या स्मॉल है, ये राउंड है या स्क्वायर है, इस तरीके से। और साथ में कुछ सिंबॉलिक थॉट भी उनके पास डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सिंबल्स वगैरह को प्लस, माइनस साइन इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर 7 टू 11 इयर्स में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ पे वो रीज़निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग नहीं कर सकते। मतलब हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस वगैरह ये एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग में आ जाते हैं। ये चीज़ें नहीं कर सकते, इसके अलावा रीज़न कर सकते हैं कि ये पानी ठंडा है तो मैं इसको पीऊँगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये जो बर्तन है ये गरम है, मैं इसको हाथ लगाऊँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इस तरह की रीज़निंग जो है ये वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को वो सेवरल फीचर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये रेड है और ब्राउन है, ये एक सर्कल है और ये ओवल है, वो एट द सेम टाइम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और फिर 11 ईयर से वो एडल्ट लेवल तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, जहाँ पे सारी चीज़ें पीक पे आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फ्यूचर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कॉग्निटिविज़्म के अंदर पियाजे का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिविज़्म में भी है और कंस्ट्रक्टिविज़्म में भी पियाजे के काम के ऊपर जो है उसको उसके अंदर भी कुछ जगहों पे इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारे पास पियाजे का काम आ जाता है। अब कंस्ट्रक्टिविज़्म में मैंने जैसे पहले बताया था कि एक बेस होगी और उसकी बेसिस पे कंस्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है कि नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड होता है बाय लर्नर्स। लर्नर अपना नॉलेज खुद बनाते हैं थ्रू द एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन ऑन दोज़ एक्सपीरियंसेस। तो कंस्ट्रक्टिविज़्म में हमारे पास एक बेस होती है, एक फाउंडेशन होती है और उसकी बेसिस पे फर्दर बिल्डिंग होती है। जैसे-जैसे लाइफ में बचपन में मतलब बच्चा है, वो सेंसरी मोटर के थ्रू एक्सपीरियंसेस करेगा। फिर उसके फर्दर जैसे-जैसे वो ग्रो करेगा, वो उसकी बेसिस पे ही फर्दर नॉलेज उसको रिसीव होगा और वो उसकी बेसिस पे एक फर्दर अपने नॉलेज की बिल्डिंग बिल्ड करता चला जाएगा। मतलब ये कि हम लोग ये समझते हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी लर्निंग हो रही है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़्म ये कहती है कि बच्चे अपना जो उनका ओरिजिनल नॉलेज है जो मतलब बचपन से वो एक्वायर कर रहे थे घर की एनवायरनमेंट में, होम एनवायरनमेंट में और फिर स्कूल एनवायरनमेंट में वो जो-जो चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, वो उनको आपस में लिंक करते जाते हैं और जो चीज़ें उनके माइंड में कंस्ट्रक्ट हो रही हैं बेसिकली वो चीज़ उनका नॉलेज है। अगर उन्होंने कुछ रोte मेमोराइज़ेशन कर भी लिया तो वो नॉलेज या लर्निंग में नहीं आएगी। नॉलेज वो है जो वो सीख रहे हैं और जिसको वो लिंक कर रहे हैं और जिसको वो आगे फर्दर अप्लाई कर रहे हैं। और ये बुकिश नॉलेज से डिफरेंट है बिकॉज़ ये एक्टिवली माइंड्स ऑफ लर्नर्स के अंदर थ्रू एक्सपीरियंस और बाय रिफ्लेक्शन ऑफ दोज़ एक्सपीरियंसेस वो बिल्ड अप कर रहे हैं। और इसमें जो है प्रायर नॉलेज का जो फाउंडेशन है उसका बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें वाइगोस्की का काम आ जाता है जैसे मैंने पहले भी बताया था और इसका जो काम है उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑफ ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि एक हमारे पास किड है, ठीक है? वो 2+2 जो सिंगल डिजिट एडिशन है वो कर सकता है। ये उसका प्रेज़ेंट लेवल है। अब उस किड के अंदर ये उसका पोटेंशियल लेवल है कि वो 2 डिजिट एडिशन को भी कर सकता है। मतलब उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो 10+10 कर सकता है या 11+11 भी कर सकता है। बट अभी स्टिल इस लेवल पे वो कर नहीं पा रहा ये चीज़। मतलब वो इस लेवल पे है, बट वो इस लेवल पे जा सकता है। लेकिन इस लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए उसको किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए, स्कैफ़ोल्ड चाहिए। यहाँ पे वो बच्चा ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। और यहाँ से यहाँ पे वो जंप कर सकता है बट उसके लिए यहाँ पे उसको कोई लैडर चाहिए जिसके थ्रू
वो यहाँ पे पास कर सके, डायरेक्ट वो जंप नहीं कर सकता। यहाँ पे वो पहुँच सकता है बट जंपिंग के थ्रू नहीं, थ्रू सम स्कैफोल्ड, थ्रू सम सपोर्ट वो इस लेवल पे पहुँच सकता है। तो ये जो स्कैफोल्ड है या ये जो सीढ़ी है, ये टीचर का काम है प्रोवाइड करना, कि वो बच्चों को उनके प्रेज़ेंट लेवल से उनका जो पोटेंशियल लेवल है, जिस लेवल पे उनके अंदर पोटेंशियल प्रेज़ेंट है, उसके ऊपर लेके जा सकें। तो अब ये जो डिफरेंस है, ये इसका प्रेज़ेंट लेवल है और ये उसका पोटेंशियल लेवल है। ये जो बीच की ज़ोन है ना, ये ज़ोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, ज़ेडपीडी जिसको हम कहते हैं। और टीचर्स का काम जो है वो इस ज़ेडपीडी के अंदर आ जाता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे टीचर्स ने रोल प्ले करना है। ये चीज़ स्टूडेंट ने ऑलरेडी सीखी हुई है, यहाँ पे आप ले जाओगे, आगे स्टूडेंट अपने आप कर लेगा। बट ये जो स्कैफोल्ड प्रोवाइड करनी है ना, ये टीचर ने प्रोवाइड करनी है, ताकि वो कंस्ट्रक्टिविज़्म के डोमेन के अंदर अपने इस प्रायर नॉलेज को इस न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर सके और इस लैडर को वो अचीव कर सके, यहाँ पे इस लेवल पे वो पहुँच सके। तो ये चीज़ जो है हमारे पास जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ जाती है बिटवीन द स्टूडेंट्स एक्चुअल लेवल एंड द पोटेंशियल लेवल, जो डिफरेंस है। और इसीलिए हम कहते हैं कि किड्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अगर एडल्ट्स के साथ वो काम करते हैं, क्योंकि एडल्ट्स उनको वो स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी थिंकिंग को, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और टीचिंग के अंदर हम परफॉर्मेंस को असिस्ट करते हैं इन द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉलेज आ जाता है। अब नॉलेज भी बहुत तरह का होता है, जस्ट एक सिंपल टाइप का डिक्लरेटिव नॉलेज हम मोस्टली कहते हैं कि बच्चों को हमने डेफिनेशंस बता दी, एग्जांपल्स बता दी, ये सारी चीज़ें डिक्लरेटिव आ जाती हैं, जिसमें फैक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाती हैं और फिर फर्दर आगे उनकी एग्जांपल्स वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा एक नॉलेज होता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में एक तो नॉलेज होता है फैक्ट्स का, तो होता ही है, अपने स्किल का नॉलेज इसके अंदर आ जाता है। जैसे हम लैब्स का काम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बायो के अंदर, तो हम पहले उसकी लैब की थ्योरी पढ़ाते हैं उनको और फिर लैब में ले जाके पहले उनको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और फिर बच्चों को इक्विपमेंट देते हैं कि अब आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करें। तो ये वाला जो नॉलेज इस एक्टिविटी के थ्रू हम इम्पार्ट कर रहे हैं, इसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहेंगे। जो हम एक सिंपल लेक्चर में उनको डेफिनेशन बता रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है। और एक थर्ड कैटेगरी आ जाती है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की, जो कि एक न्यू ट्रेंड है, या कह लें कि एक एडवांस लेवल का ट्रेंड है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। मतलब मेटा कॉग्निशन एक ऐसी कॉग्निशन है जो कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन है। मतलब आप अपनी थिंकिंग का, अपनी लर्निंग का प्रोसेस, जो कॉग्निशन का प्रोसेस है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसे अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये सोचूं कि ये मेरा लर्निंग पैटर्न है, मैं इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकता हूँ, मेमोराइज़ कर सकती हूँ। तो मैं इस तरह से पढ़ूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ूँगी, और अगर मैं ये वाली चीज़ नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, या मैं इस चीज़ को क्यों नहीं ग्रैस्प कर पा रही हूँ, और मैं किस स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी जो लर्निंग है उसको बेहतर बना सकती हूँ। एज़ अ स्टूडेंट मैं ये सोचूँगी। इसी तरह टीचर्स हैं, वो देख सकते हैं कि हम अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और ये सारा कुछ। तो मेटाकॉग्निशन में हम अपनी थिंकिंग करते हैं कॉन्शियसली अबाउट आवर लर्निंग और अबाउट आवर एक्शंस, और हम अपनी जो कॉग्निशन का प्रोसेस है उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये चीज़ आ जाती है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हमारे पास पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वगैरह हैं, इनको हम पढ़ा सकते हैं लेक्चरिंग के थ्रू, ये डिक्लेरेटिव में आ जाते हैं। प्रोसीजरल में जैसे फ्रॉग की डायसेक्शन आती है, या यूजिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी यूज करना भी एक आर्ट है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बट पहले जो था डिक्शनरी के यूज के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था कि इस तरह आपने वर्ड्स को स्पॉट करना है डिक्शनरी में। ये जो है ना, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आप बच्चों को उसकी थ्योरी बता देंगे कि ये डिक्शनरी है तो ये ऐसे होती है, इसमें वर्ड ए टू जी ऐसे अरेंज होते हैं, यहाँ यहाँ पे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर आप उनको एक दो वर्ड्स ढूंढ के दिखाएंगे डिक्शनरी में से, और फिर उसके बाद आप उनको कहेंगे कि अब आप ढूंढ के हमें बताएं। तो ये चीज जो है ना, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है। लेक्चरिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पे जस्ट हम नॉलेज दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे हम नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिस भी उनको देंगे। प्रैक्टिस उनको करके खुद भी दिखाएँगे और फिर उनसे भी करवाएँगे। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाती है। फिर जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, उसमें ग्रुप वर्क, डिस्कशंस, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेटाकॉग्निटिव के अंडर आ जाती हैं। और इसके अंदर जैसे हम सोचें कि एक स्कूल पॉल्यूटेंट्स हैं, हम क्या स्टूडेंट्स को इनके ऊपर रिसर्च करें, सोचें कि कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, हम कैसे उनको कम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें वो क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं सारी चीज़ों को, या कम्युनिटी सर्विस है, कोई कम्युनिटी में कोई मसला है, गुर्बत है, या कोई और पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, या कोई भी और वाटर स्कार्सिटी टाइप जो है, कम्युनिटी का कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठ के सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम ऐसे-ऐसे डील कर सकते हैं, और सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंडर।
ओके, नेक्स्ट आप एक इन्फॉर्मेशन थी कि नॉलेज हम किस तरह से एक्वायर करते हैं थ्रू सेंसेस। अगर हम थ्रू सेंस ऑफ साइट देखें, किसी चीज़ को देखने से हम उसका 75% ऑफ नॉलेज जो है उसको एक्वायर कर लेते हैं। लिसनिंग के थ्रू हम 13% नॉलेज एक्वायर करते हैं। फिर टच के थ्रू, मतलब कोई एक्टिविटी हैंड्स ऑन करने के थ्रू हम 6% नॉलेज एक्वायर करते हैं। स्मेल के थ्रू 3% एक्वायर करते हैं और टेस्ट के थ्रू भी हम 3% एक्वायर करते हैं। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स थी। देन हमारे पास करिकुलम में एक लेवल्स आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं इसको भी, कि करिकुलम में एक तो हमारे पास एम्स होते हैं, फिर गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस बड़ा ट्रिकी हो जाता है। एम्स आ जाते हैं नेशनल एक्सपेक्टेशंस, कि हमने ये करिकुलम इसलिए एस्टेब्लिश किया है कि 1 से 12वीं जमात तक ये करिकुलम पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर इंग्लिश रीडिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश वोकैबुलरी की स्किल्स जो हैं डेवलप हो जाएँ। ये एक नेशनल लेवल की एक्सपेक्टेशन है, ये उस करिकुलम का एम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि प्रोमोटिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूथ या इन द हाई स्कूल चिल्ड्रन, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है ना, ये एम आ जाती है कि हमारा मकसद क्या है इस चीज़ का। अब एम के बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है गोल। ठीक है, गोल आ जाता है एक सब्जेक्ट लेवल पे। एम जो था वो एक पूरे करिकुलम के ऊपर ओवरऑल जो उसको स्पैन कर रहा था, जो एक ओवरऑल हमारे पास नेशनल लेवल पे चीज़ थी, उसको हम एम कहते हैं। फिर जो सब्जेक्ट लेवल पे चीज़ आ जाती है उसको हम गोल कहते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन हमारे पास एक सब्जेक्ट लेवल पे आ जाता है। अब कंप्यूटर एजुकेशन एक पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बट इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हमारे पास और भी डिफरेंट डोमेन्स आ जाते हैं, साइंस के भी और टेक्नोलॉजी के भी। फिर साथ में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है थर्ड चीज़। अब ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो एक क्लासरूम के लेवल पे होंगे, कि अब ठीक है हम लोगों ने ये एम 10 साल में या 12 साल में अचीव करनी है, ये हमारे गोल्स हैं। बट उसको स्पेसिफिक करना बहुत ज़रूरी है कि क्लास में एक पार्टिकुलर 1 क्लास के बच्चे हैं या 5 क्लास के बच्चे हैं, तो उनको हमने क्या पढ़ाना है और मिड टर्म से पहले क्या पढ़ाना है, फाइनल टर्म्स के सिलेबस में हमने क्या पढ़ाना है। तो वो क्लासरूम लेवल पे जो हम उसके डिसीजंस लेते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, अब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई, ये बहुत जनरल और ब्रॉड है, ये थोड़ा-सा लेस ब्रॉड और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ आ गई है। वेज़ टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन, अब हम लोग क्लास में 2 तरह से चीज़ें पढ़ा सकते हैं। एक तो ये कि मैं जाके बताऊँ पोल्यूशन की डेफिनिशन क्या होती है, अगर मैं पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ तो। यहाँ पे लिखना थोड़ा-सा मुश्किल है, पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन के टॉपिक को अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं बताऊँ पोल्यूशन होती क्या है, एडिशन ऑफ हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। फिर मैं उसकी एग्ज़ाम्पल्स दूँ कि जैसे आप देखिए एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और इस तरह से मैं उनको डिफरेंट उसकी टाइप्स बता दूँ। तो एक तो ये रूट है कि मैंने उनको स्पेसिफिक बताया कि ये पोल्यूशन होती है स्पेसिफिक से, फिर मैं आगे जनरल लेवल पे बताऊँगी कि जैसे स्मोक का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, वाटर स्कार्सिटी, वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे पास फिर जनरल लेवल का आ जाएगा। तो स्पेसिफिक से जनरल अगर मैं चाहती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है एक टाइप ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। एक दूसरी टाइप क्या है कि मैं क्लास में जाती हूँ, बोर्ड पे लिखती हूँ पोल्यूशन, और मैं कहती हूँ कि आप आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आप मुझे बताते रहें। एक मैं माइंड मैप बना लेती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करा के। फिर उसमें से जो मेरे स्पेसिफिक काम की चीज़ें हैं, ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट कि इंक्रीज़ द इन गार्बेज या इंक्रीज़ इन द स्मोक, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर एंड पे मैं उनको बताती हूँ स्पेसिफिक करके कि ये सारी चीज़ें, चाहे स्मोक है, चाहे गार्बेज है, चाहे वाटर के अंदर जो हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस हैं, इन सारों को हम टुगेदर क्या कह सकते हैं कि ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, और हार्मफुल सब्सटेंसेस के होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे पोल्यूशन है। तो जहाँ कहीं भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे एनवायरनमेंट में, हम उसको पोल्यूशन का नाम देंगे। तो एक अप्रोच ये है कि मैं स्पेसिफिक बात लूँ और फिर उससे जनरलाइज़ेशन की तरफ जाऊँ, या फिर दूसरी अप्रोच ये है कि मैं जनरल से स्टार्ट हूँ और फिर मैं स्पेसिफिक की तरफ जाऊँ। तो अगर मैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाऊँगी, जैसे फर्स्ट अप्रोच मैंने यूज़ की थी, तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रीज़निंग, और अगर मैं जनरल से स्पेसिफिक आऊँ, तो उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीज़निंग। ठीक है, डिडक्टिव रीज़निंग हमारे पास जीएस होती है, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीज़निंग होती है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक हो गया। तो डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे मेन आर मॉर्टल, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और सिंस अहमद इज अ मैन, तो अहमद इज आल्सो मॉर्टल, तो ये जो चीज़ है ये डिडक्टिव में आ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि अब पहले हम स्पेसिफिक लेवल पे बात करेंगे कि अहमद एक मैन है, वो मॉर्टल है, उमर एक मैन है, वो मॉर्टल है, हमजा एक मैन है, वो मॉर्टल है। इसी तरह से बहुत सारे मैन जो कि मॉर्टल है, तो इसका मतलब है कि ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ये दो हमारे पास इसमें मॉडल्स आ जाते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने ऊपर 2-3 दफ़ा इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है। अब क्रिटिकल से हमारे माइंड में ये आता है कि क्रिटिकल नेगेटिव, किसी के ऊपर आपने तनकीद करनी है, उसकी बुराइयाँ करनी है, कीड़े निकालने हैं चीज़ों में से। असल में क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि हम अपनी थॉट को डिसिप्लिन करें। जैसे हमने मेटाकॉग्निशन में देखा था ना, कि अगर एक थिंकिंग है या एक कोई एविडेंस या कोई फैक्ट हमारे पास आया है, हम अपनी थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी फिनोमेना के बारे में सोच रहे हैं, तो हम देखें कि ये इसके क्लूज़ हैं, ये इसके फैक्ट्स हैं।
ये सारी चीज़ें हमारे पास आई हैं, उनके एविडेंसेस ये हैं और ये चीज़ें हमारे पास उनमें से वैलिड हैं और ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ऑथेंटिक नहीं लग रही। तो कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई स्टोरी हो, कोई रिसर्च हो या आर्गुमेंट वगैरह हो, तो हम उसको एक क्रिटिकली देखें, मतलब हम पैसिवली चीज़ों को ना देखें, मतलब जैसे अगर एक न्यूज़ आई है, तो अब हम पैसिवली उसको ना एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो चीज़ आई है। हम सोचेंगे कुछ टाइम पहले ये चीज़ हुई थी, अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में ये चीज़ें चल रही हैं, तो इस चीज़ का ये और ये इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अगर हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में देखें, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक टीचर अपनी क्लास में एक लेसन प्लान करके जाती है। अब वो ड्यूरिंग क्लास देखती है कि मेरा टाइम पे काम खत्म नहीं हुआ, मैं बच्चों को प्रॉपर्ली लेसन का कंक्लूजन नहीं दे सकी, या मेरा बहुत जल्दी काम खत्म हो गया था, या बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो मैं किस तरह से अपनी टीचिंग को फर्दर इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इस सारे में वो अब क्रिटिकली देख रही है कि मैं अपने कहाँ-कहाँ किन एस्पेक्ट्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट के मेरे पास चांसेस हैं और मैं उनको फर्दर इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक डिसिप्लिन मैनर ऑफ थॉट, जिसमें हम कॉग्निशन करते हैं अपनी कॉग्निशन के बारे में और वैलिडिटी देखते हैं चीज़ों की, हम डिफरेंट एविडेंसेस वगैरह को कलेक्ट करते हैं और उससे हम कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती हैं। तो हम क्रिटिकली सोचते हैं इसमें अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और इसके अलावा हम अपनी ओन थिंकिंग के बारे में क्रिटिकली सोचते हैं कि ये मेरी अप्रोच है और इसके अपोजिंग जो अप्रोचेस हैं या स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो ये हैं। अब अगर एक कॉन्सेप्ट मैंने बचपन से सोसाइटी से अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं क्रिटिकली सोचूंगी ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने क्यों अडॉप्ट किया है और क्या ये वाकई फ्रूटफुल है या बेनिफिशियल है, या जस्ट ये पैसिवली मैंने सोसाइटी में रहने की वजह से अडॉप्ट कर लिया और मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जाती हैं। अ, फिर हमारे पास डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, बेसिकली ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंडर ही आ जाती हैं कि ब्लूम जो था उसने अपने टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स दिए थे और 6 लेवल्स दिए थे। लेवल्स को हम कल पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था कि थोड़ा-सा डोमेन्स के बारे में आइडिया हो जाए कि लर्निंग जो है हम लोग सिर्फ समझते हैं कि लर्निंग कॉग्निटिव है। हमने पढ़ा लिया, बच्चों ने पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअली उनकी डेवलपमेंट हो गई तो ये लर्निंग हो गई। बट ये सिर्फ एक डोमेन है, इसके अलावा लर्निंग के 2 और डोमेन्स भी हैं। एक आ जाता है अफेक्टिव डोमेन्स। अफेक्टिव डोमेन जो है वो रिलेटेड है फीलिंग्स के साथ, मेटाकॉग्निशन या एटीट्यूड्स वगैरह। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्टिव में आ जाती हैं। हमारे बेसिक एथिक्स, हमने किस तरह से बिहेव करना है, हमने एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो लेके चलना है, हर जगह हम लोगों ने शाउट करना नहीं स्टार्ट कर देना, अपनी इमोशन को कैसे बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें जो हम सिखाते हैं, लर्न करते हैं या करवाते हैं बच्चों को, उनकी बिहेवियर शेपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। और फिर थर्ड डोमेन आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर में जैसे अब हैंड राइटिंग है, मैं बच्चों को 10 दफ़ा भी बोर्ड पे हैंड राइटिंग करके एबीसी लिख के सिखा दूँ, वो नहीं सीख सकेंगे। जब तक उनको गाइडेड प्रैक्टिस नहीं दूँगी, कुछ उनको हाथ पकड़ के सिखाऊँगी, उनको थोड़ी रीइंफोर्समेंट दूँगी कि हाँ, ये आप बेहतर कर रही हो, उसको इस तरह से इम्प्रूव करो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता-आहिस्ता वो उस चीज़ को सीखेंगे। तो उसके कॉग्निटिव डोमेन को यूज़ करते हुए मैं उनको स्किल्स नहीं सिखा सकती, मैं उनको ऑनेस्टी पे जितना मर्ज़ी लेक्चर दे दूँ। जब तक मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में उनको ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करके नहीं दिखाऊँगी और ऑनेस्टी को अगर क्लास में कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको मैं जब तक एप्रिशिएट नहीं करूँगी तब तक वो उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। और साइकोमोटर में जब तक मैं उनको गाइडेड प्रैक्टिस नहीं दूँगी, उनको रीइंफोर्स प्रॉपर नहीं दूँगी, उनको प्रोसीजरल नॉलेज, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगी, तब तक वो उसको नहीं सीख पाएँगे। तो इसको हम समराइज़ करने के लिए कह सकते हैं कि हमने बच्चों की जब लर्निंग करवानी है तो हमने उनको कैप पहनानी है। कैप में उसका कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है, नॉलेज रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग्स, एटीट्यूड, बिहेवियर्स टाइप चीज़ें, और साइकोमोटर डोमेन जिसमें हमारा प्रोसीजरल नॉलेज आ जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आज के लेक्चर के लिए इंक्लूड की थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इसका हैंडआउट भी मैं साथ शेयर कर देती हूँ और ये स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ। हैंडआउट्स और स्लाइड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं हैंडआउट्स के अंदर जो डिटेल्स वगैरह की वजह से मैंने स्लाइड्स में स्किप करती हूँ। तो इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये होपफुल होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अलावा मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट दिस वाज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट लेक्चर में तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन कीप योर लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस इन योर करियर्स। अल्लाह हाफिज़।